हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूपीएससी हार्बर। पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने देखा कि हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर से स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने समझा कि ज्योग्राफी कितने पोर्शंस में डिवाइडेड है और हमें कैसे फर्दर पढ़ना है। जो उसमें 4 कैटेगरीज़ हैं उन्हें इस लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे अपनी क्लासेस की फ़िज़िकल ज्योग्राफी में। फ़िज़िकल ज्योग्राफी में हम फर्स्ट लेक्चर जो आज अपना शुरू करने जा रहे हैं वो है द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स यानी हमारा यूनिवर्स कैसे बना, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, कब इवॉल्व हुआ, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने जाएंगे। यूनिवर्स के किस तरीके से ओरिजिन हुआ, उसके इवोल्यूशन को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। जैसे कि अर्ली थ्योरीज़ की अगर हम बात करें तो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी है, बाइनरी थ्योरीज़ हैं, रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस है, और उसके बाद जो हमारी मॉडर्न डे थ्योरी आती है वो आती है द बिग बैंग थ्योरी। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट की गई जो थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। देखिए गाइस, कुछ भी अभी तक साइंटिस्ट ने विद प्रूफ ऐसा डिस्कवर नहीं किया है कि यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है। जो भी आज के टाइम पे हम थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं वो सब थ्योरीज़ मैथमेटिकल डेराइव्ड डेरिवेशंस और फॉर्मूलेज़ के बेसिस पे हमने एक रिज़ल्ट निकाला है कि शायद इस तरीके से हमारा यूनिवर्स इवॉल्व हुआ होगा। बट अभी तक भी हम उसके एक्चुअल सोर्स पे, एक्चुअल कॉज पे नहीं पहुंच पाए हैं कि क्या रियल में वो वैसे ही इवॉल्व हुआ है, क्या वो वैसे ही एक्सपैंड हुआ है, उसकी अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इस लेक्चर में हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी ही है। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें क्लियर करूँगी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, कौन उसके पीछे के किसने वो हाइपोथेसिस दी थी, किन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअल में बोलती क्या है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स और क्या एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद बताया गया बिग बैंग थ्योरी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि आप फिज़िकल चीज़ों को जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वो सब पढ़ने से पहले हमें एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स एक्चुअल में क्रिएट किस तरीके से हुआ है। तो बिना देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट स्लाइड में ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन करने के बाद अच्छे से समझाऊंगी कि ये पोर्शन क्या है, किस तरीके से विद टाइम इवॉल्व हुआ है। आप जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में देख रहे होंगे, जॉर्जेस लेमेथ्री, जिन्हें फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी भी बोला जाता है। जॉर्जेस लेमेथ्री वो ने फर्स्ट थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी जो फर्स्ट किसी ने प्रपोज की थी, किसी ने उसका आइडिया दिया था, तो वो जॉर्जेस लेमेथ्री थे। जॉर्जेस लेमेथ्री कौन थे? जॉर्जेस लेमेथ्री बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट थे और वहीं एक प्राइस भी थे। उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था द हाइपोथेसिस ऑफ प्रिमेवल और द सुपर एटम। ये इनिशियल उनकी थ्योरी थी जिसका बाद में नाम पड़ा था द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, प्रिमेवल सुपर एटम क्या है ये मैं आपको अब भी फर्दर जैसे जैसे बिग बैंग थ्योरी समझाऊंगी, मैं आपको उसका मतलब भी समझाऊंगी। बट उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को क्रेडिट दिया जाता है बिग बैंग थ्योरी के लिए। बिग बैंग थ्योरी के लिए न सिर्फ एक बल्कि 2 लोगों को क्रेडिट दिया जाता है, जिसमें पहला नाम जॉर्जेस लेमेथ्री थे, जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड सेकेंड नेम जो था वो थे एडविन हबल, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, पहले भी इनके नाम पर काफ़ी टेलीस्कोप्स वगैरह भी बने हुए हैं। एडविन हबल ने बहुत सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स दिए अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, इसीलिए न सिर्फ जॉर्जेस लेमेथ्री को बल्कि एडविन हबल दोनों को ही क्रेडिट दिया जाता है बिग बैंग थ्योरी के लिए। बिग बैंग थ्योरी को द एक्सपेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। एडविन हबल ने क्या समझाया, एक बारी हम उसमें गो थ्रू कर लेते हैं। एडविन हबल ने बताया कि एज ऑफ यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन ईयर्स के करीब मानी जा रही है। अर्थ की अगर आप अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो अर्थ की एज मानी जाती है 4.6 to 4.7 बिलियन ईयर्स रफली। एंड एडविन हबल ने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी से बताया कि 3 times द एज ऑफ अर्थ है, अर्थ ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स जितने टाइम में अर्थ बनी है उसके 3 times
वक्त उसे लगा यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए। एडविन हबल ने और भी बहुत सारी चीज़ों की में एक्सपेरिमेंटल स्टडी दी है, जैसे कि डार्क एज, डार्क मैटर, इन सब चीज़ों के बारे में भी। बट हम यहाँ पर सिर्फ एक अपर सरफेस टच करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता है। सो हम जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे भी सजेशन रहेगा कि आप ज़्यादा इन डेप्थ ना जाएं, क्योंकि आप फिर उसी में, अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा और आप सिर्फ वही पढ़ते रह जाएंगे। तो आप जो अपर सरफेस जितना मैं आपको पढ़ाऊँगी आप उतना ही पढ़ें, और मैं आपको बताऊँगी कि किस चीज़ में आपको इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है। सेकेंड, एडविन हबल ने ये भी बताया कि किस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। उन्होंने बताया कि हर गैलेक्सी का सेंटर में एक ब्लैक होल है, और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल गैलेक्सी नहीं है, बट मिल्की वे, जो गैलेक्सी हमारी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी से अलग भी देयर आर मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज। ओके, सो ये मैंने अभी तक थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया उन लोगों के बारे में जिन लोगों को क्रेडिट दिया जाता है बिग बैंग थ्योरी के लिए। अब हम एक्चुअल में पढ़ेंगे कि बिग बैंग थ्योरी थी क्या और वो क्या चीज़ें बताती है। सो ये चारों पॉइंट्स मैं चाहूँगी कि आप एक बारी ये पॉइंट ज़रूर पढ़ें, जो एज है यूनिवर्स की, और ब्लैक होल वाला आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट आप यूनिवर्स की एज ज़रूर याद रखें। आ जाते हैं अपनी थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी का दूसरा एक नाम है जिसका नाम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो सेकेंड बाय सेकेंड एक्सपेंड हुए जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट से मैं समझाऊंगी, एक एक पॉइंट में हम गो थ्रू करेंगे, और मैं आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूंगी इस थ्योरी के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया, एडविन हबल ने बताया कि 13.7 to 13.8 रफली बिलियन ईयर्स अगो पहले द क्रिएशन स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल में क्रिएशन स्टार्ट कैसे हुआ था ये समझना ज़रूरी है। साइंटिस्ट का ऐसा माना गया है कि जो भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं यूनिवर्स में, स्टार्स, प्लैनेट्स, मीटियोर्स, और आपके मीटियोरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, जो भी हैं, सन है, देन आपके जाइंट सुपरनोवास वगैरह, जितनी भी चीज़ें आज आप देखते हैं यूनिवर्स में टेलीस्कोप की मदद से, वो सब चीज़ें इनिशियली, पूरा जो यूनिवर्स था वो एक इन्फाइनाइटली स्मॉल एटम था। जितना स्मॉल आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फाइनाइटली स्मॉल एक एटम था, जिसका नाम दिया है साइंटिस्ट ने सिंगुलैरिटी, क्योंकि वो एक सिंगल एटम था और कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। देयर वॉज नो गैलेक्सी, देयर वॉज नो प्लैनेट्स, नो स्टार्स, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सिंगुलैरिटी थी, एक सिंगल एटम था, इन्फाइनाइटली स्मॉल। एंड बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंस और बहुत ज़्यादा हैवी था। उसका मास अगर आप कंसीडर करेंगे तो आज के टाइम पे सन और प्लैनेट्स, इन सबसे बहुत मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा उसका मास था, उस एक सिंगुलैरिटी का। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसनेस थी, बहुत ही ज़्यादा हीटेड था, बहुत ज़्यादा हाई उसका टेम्परेचर था। ऐसा माना जाता है कि उसमें 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ उसमें। उस एक्सप्लोजन के साथ जो यूनिवर्स है वो बलूनिंग आर यूनिवर्स आउटवर्ड्स फास्टर, जैसा कि अब सेकेंड पॉइंट में। ओके, सो थर्ड पॉइंट पर आते हैं। होता क्या है, उसके बाद एक फ्लड आता है, एक बाढ़ आता है ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस निकलती हैं बहुत बहुत भारी अमाउंट में, जिनको बोला गया है रीहीटिंग, और वो पॉपुलेट करना शुरू करती है। दैट मीन्स वो एक्सपेंड करना शुरू करती है अपने हर डायरेक्शन में। एक बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल एटम था। ओके, जैसे कि हमने अभी जॉर्जस लेमेत्री के जो थ्योरी थी उसमें नाम पढ़ा था प्रिमेवल और सुपर एटम। जॉर्जस लेमेत्री ने इसी जो सिंगुलैरिटी थी इसका नाम दिया था प्रिमेवल और सुपर एटम। जब उसमें एक्सप्लोजन होता है तो जैसे जैसे मैटर एक्सपेंड करना शुरू करता है, तो ऐसा बोला गया है कि 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस जो है, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन उसका टेम्परेचर 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस था। आप इमेजिन करिए कितना हाई उसका टेम्परेचर होगा उस टाइम पर, और उसके बाद वो तुरंत एक्सपेंड करना शुरू करता है। आप देखते हैं जैसे आप किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं, जब वो किसी छोटे कंटेनर में है, आप जब तक वो उस छोटे कंटेनर में है तब तक वो
उसका कूलिंग स्लो होगा। बट जैसे ही आप उसे किसी बड़े कंटेनर में रखते हैं जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो वो कूल डाउन होनी शुरू होती हैं। ये सेम चीज़ हुई थी उस सिंगुलैरिटी के साथ। आफ्टर एक्सप्लोजन जैसे जैसे वो एक्सपेंड करती गई वो कूल डाउन होती शुरू हो गई। अबाउट 10,000 पार्ट ऑफ आफ्टर अ बिग बैंग, लाइक जैसे ही बिग बैंग हुआ उसके 1 सेकेंड के 10,000 जो पार्ट होगा उस सेकेंड का, किस चीज़ का फॉर्मुलेशन दिखा है स्टडीज़ से? फॉर्मुलेशन दिखा है प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का। गाइस याद रखिए, जब बिग बैंग हुआ तो उसके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं बने थे। उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमें जो मिलते हैं वो फोटॉन्स मिलते हैं, हमें प्रोटॉन्स मिलते हैं, हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। और फ्यू सेकेंड्स के बाद वो पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि आज के टाइम पे जब हम एटम चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 9th में 10th में, तो हम देखते हैं कि जो हमारा एटम है वो किससे बना हुआ है, वो उसमें बहुत ज़्यादा मास होता है और वो मिला हुआ है और वो बना हुआ है मिलके प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, और उसका नाम हम देते हैं एटॉमिक न्यूक्लियाई। सो गाइज यही सेम चीज़ उस वक्त हुई। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स 2 टाइप के आपको दिख जाते हैं, दैट इज़ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ये विद इन फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही कंबाइन करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप छोटी क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि वो दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, एक एटॉमिक न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे और ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियाइज फॉर्म होंगे। याद रखें कि जब बिग एक्सप्लोजन हुआ तो उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में तुरंत आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिले थे। देन 1000 ईयर्स के बाद, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं धीरे धीरे, एंड इलेक्ट्रॉन्स उनसे स्टक होना शुरू करते हैं। सो इससे आपको एक बेसिस मिल जाता है एटॉमिक थ्योरी के ऊपर भी। एटॉमिक थ्योरी भी आपको बिग बैंग की मदद से ही समझ आती है कि किस तरीके से एक एटम क्रिएट हुआ था उस टाइम पे। जिस टाइम पे ये एक्सप्लोजन हुआ उस टाइम पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई था कि आज जो आप यूनिवर्स देखते हैं वो तो आप उस वक्त इमेजिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो होता, वैसा आज यूनिवर्स होता तो आप लाइफ पॉसिबल थी ही नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बट जैसा आप यूनिवर्स को आज देखते हैं कि आज यूनिवर्स बहुत कूल है। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब चीज़ें एक्सपेंड होती हैं तो वो कूल डाउन होनी शुरू होती हैं। जैसे जैसे वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में कूल डाउन हुई, बिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लगे उस हीट को कम करने में, कूलिंग होने में, ग्रेविटी ने कॉज किया इन एटम्स को टुगेदर। ओके, ये एटम्स एक दूसरे पे कंबाइन होना शुरू हुए। मैंने आपको बताया, फिर से आप एक बारी रिवाइज करिए कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स क्या बने, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स प्रोटॉन्स बने, न्यूट्रॉन्स कंबाइन हुए, एटॉमिक न्यूक्लियाई बना। उसके कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लगने शुरू हुए, एक एटम क्रिएट हुआ। उसके बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए उन एटम्स को कंबाइन होने में टू फॉर्म अ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैसेस। उस टाइम पे मेनली जो गैसेस निकली थी एक्सप्लोजन में वो हाइड्रोजन और हीलियम निकली थी। हाइड्रोजन और हीलियम जो थी वो गैसेस थी, उनके एटम्स के ह्यूज क्लाउड्स बने। और वो जो ह्यूज क्लाउड्स थे, आप गेस करिए कि वो क्या हैं आज के टाइम पे। यही जो ह्यूज क्लाउड्स फॉर्म हुए बिलियंस ऑफ ईयर्स में, यही इन्होंने ही बनाई गैलेक्सी। ओके, सो आज जो आप गैलेक्सी देखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद हमारी एक नेबरिंग गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और बहुत सारी, आप सर्च करके देखिएगा आपको कितनी नेम्स मिलेंगे गैलेक्सीज़ के। सो आज के टाइम पे आप जो भी ये गैलेक्सीज़ हैं ये कैसे बनी, उनका आपको ओरिजिन एक समझ में आया कि ये जो गैसेस के क्लाउड्स से कंबाइन हुए। और जब मैं बोल रही हूँ गैसेस के क्लाउड्स, तो आप ये मत सोचिएगा कि जो हम आज देखते हैं स्काई में क्लाउड्स, ये वैसे क्लाउड्स नहीं थे। बहुत बहुत ज़्यादा जाइंट ये क्लाउड्स थे। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जिसके अंदर प्लैनेट्स हैं, सारे स्टार्स हैं इतने, एंड उसके अंदर सन है, उसके अंदर जाइंट सुपरनोवाज हैं, कितने सारे ये चीज़ें हैं, तो वो खुद में कितना बड़ा एक जाइंट क्लाउड होगा। वही जो जाइंट क्लाउड है वो आज हमारी एक गैलेक्सी है। बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका नाम है द मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, सो ये डायग्राम है, ये अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम सारे पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लें। सो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। दिस ऑल हैपेंड इन द फर्स्ट सेकेंड व्हेन टेम्परेचर वाज इंसेनली हॉट।
10 बिलियन डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट, ओके 10 बिलियन डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट और 1000 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस जो है, 1000 ट्रिलियन डिग्रीज़ सेल्सियस भी टेम्परेचर उस टाइम का माना जाता है, ओके। मैंने आपको बाकी थ्योरीज भी बता दी किस तरीके से एटम न्यूक्लियाइज वगैरह फॉर्म हुए। फिफ्थ पॉइंट पर अगर आप एक बारी देखेंगे, द कॉस्मोस नाउ कंटेन अ वास्ट एरे ऑफ फंडामेंटल न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, द रॉ मटेरियल दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके। सो ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से न्यूट्रॉन्स फॉर्म हुए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स फॉर्म हुए, फोटॉन्स फॉर्म हुए। यही वो उस टाइम पे द बिग बैंग थ्योरी में यही जो फंडामेंटल पार्टिकल्स निकले थे, यही आज हैं द जो रीज़न है द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, स्टार्स, सब चीज़ का जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, वो यही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और ये हमें कहाँ से मिले थे, ये हमें मिले हैं द बिग बैंग थ्योरी से, ओके। ओके, सो थ्योरी जो भी थी, डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, ये मैं आपको एक बार ये भी बता देती हूँ। ये बात है लगभग 1920 से 30s के बीच की, उस टाइम पे ये हुआ था डिस्कवर, ओके। अब हम एक बारी डायग्राम पे आ जाते हैं, क्योंकि डायग्राम से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो आप ये वाला डायग्राम देख रहे होंगे, मैं आपको दोनों ही डायग्राम बताऊंगी। पहले आप ये वाला डायग्राम, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। नीचे आप देख सकते हैं 13.77 बिलियन ईयर्स का एक टाइम फ्रेम दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, ये है आपकी सिंगुलैरिटी, ओके। ये जो पॉइंट है आपकी सिंगुलैरिटी है। जिस टाइम पे एक्सप्लोजन हुआ, ये फैलना शुरू हुई और ये इस टाइम पे एक्सपेंड ही करी। अगर आप शेप को भी देखेंगे तो इस पॉइंट से, क्योंकि उस टाइम पे सडन एक्सप्लोजन हुआ था तो उस टाइम पे बहुत स्पीड से फैली थी, और आज के टाइम पे भी अगर आप इसका शेप देखेंगे तो ये बेल शेप्ड कर्व्ड है। बेल शेप्ड कर्व मीन्स आज भी ये एक्सपेंड हो रही है। गाइज, एक्सपेंशन को आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि नए चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। नई चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, इसका अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट ये ज़रूर है कैसे पता लगाया गया है कि ये एक्सपेंड हो रही है। जो स्पेस है, दो एंटिटीज़ के बीच में, दो स्टार्स के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में, ये स्पेस साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं कि हर 100 ईयर्स में उन्हें वो बढ़ता हुआ, उनके स्टडी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो अगर आप कमिंग बैक टू द डायग्राम, पहले सडन एक्सप्लोजन हुआ, कूलिंग हो गई, यहाँ पे ब्लू कलर भी आप देख रहे होंगे, कूलिंग हुई, पार्टिकल्स बने, ओके, मैटर बना, फंडामेंटल एंटिटीज़ बनी। उसके बाद ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये डार्क एज है। डार्क एज मतलब, मैं दूसरा कलर चूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये पॉइंट आप देखेंगे डार्क एज है, ये पोर्शन देखिए कम्प्लीटली डार्क है, मतलब हर चीज़ कूल डाउन हो गई थी, हर चीज़ काम हो गई थी। एंड उसके बाद एक पीरियड आता है जहाँ से फर्दर क्रिएशन शुरू होता है। और किस चीज़ का क्रिएशन शुरू हो रहा है? उन चीज़ों का जो आप यूनिवर्स में आज देखते हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स। अगर आप स्टार्स, प्लैनेट, सन की बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ें फॉर्म हुई थी वो माना जाता है कि स्टार्स फॉर्म हुए थे। कब फॉर्म हुए थे? 400 to 500 मिलियन ईयर्स। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, आप जानते हैं। सो 400 to 500 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्स फॉर्म हुए थे। ये जो आपको दिख रहे हैं, शायद आपको ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट दिख रहे होंगे, डॉट साइज़ दिख रहे होंगे, बट ये एक्चुअल में गैलेक्सीज़ हैं, ओके। ये जितने भी आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं कलरफुल, ये सब ये क्या है? गैलेक्सीज़ हैं, ओके। अब नेक्स्ट डायग्राम में आपको और बेटर क्लियर होगा। अब आ जाइए इस डायग्राम पर, देखिए बिग बैंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, हीट हुई, सब कुछ कूल डाउन हुआ, डार्क एज पे आए। 300 मिलियन ईयर्स पहले, जैसे मैंने आपको बताया था, 400 to 500, वही अप्रॉक्स आप मान लीजिए, ये स्टार्स फॉर्म होना शुरू हुए, स्टार्स फॉर्म हुए। देन अर्ली गैलेक्सीज़ अपीयर होनी शुरू हुई। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ये सब क्या हैं? गैलेक्सीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज़। देन फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को रफली माना जाता है 9 बिलियन ईयर्स, 9 to 10 बिलियन ईयर्स है फॉर्मेशन सोलर सिस्टम का। एंड देन आज आप ये मॉडर्न टाइम पे हैं जहाँ पे आपको ये मल्टीपल मॉडर्न गैलेक्सीज दिख रही हैं। इसमें से एक गैलेक्सी, वैसे तो मैं समझती हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, इतना आपको शायद आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ। आज जिस गैलेक्सी में हम हैं, जिसमें सन है, हमारा सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी,
ओके। और जो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये दो नाम आप याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, मिल्की वे तो आपको वैसे भी पता ही होगा, एंड हमारी जो नेबरिंग गैलेक्सी है उसका नाम है था एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, सो रेफरेंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये जो भी मेरी पीपीटीज़ हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप एक बार एडविन हबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं 5 पॉइंट्स, उसके बाद इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। देन इसके पॉइंट्स किस तरीके से पहले सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फॉर्म हुए, एंड देन एटॉमिक न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ लगे, ओके, एंड देन एक एटम फॉर्म हुआ, एटम के क्लाउड्स फॉर्म हुए, वही क्लाउड्स, ह्यूज क्लाउड्स जो थे वो जा कर के क्या बने, उन्होंने फॉर्म करी एक गैलेक्सी। सो स्टूडेंट्स, ये था फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपका बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जिसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है। आई होप कि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच अगर आप एंड तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यानी मैं आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कीप लर्निंग।